Hello and welcome to Ascent Gate Academy. So students, hardly 3 months are left for your SSC JEE एग्जाम. जो लोग SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नवंबर 2022 में इसकी एग्जाम है जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है. ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने शुरू हो चुके हैं. सो हार्डली 2.5 to 3 months आर लेफ्ट. एंड व्हेन यू हैव वेरी लेस टाइम और आपके पास काफ़ी लंबा काफ़ी बड़ा सिलेबस आपके हाथ में रहता है करने के लिए, देन द बेस्ट पार्ट इज टू डू द स्मार्ट वर्क. और स्मार्ट वर्क किस तरह से करना है? जस्ट एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स, जस्ट एनालाइज प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स और कौन से सब्जेक्ट के कितने वेटेजेस रहते हैं. ये सारी चीज़ अगर आप एनालाइज करते हैं, आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाती है कि आपको किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पर आप कम फोकस से भी काम चला सकते हैं. सो इस वीडियो का पर्पस दोस्तों यही है. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी डिस्कसिंग कि इसका SSC JEE का एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है. देन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द डिटेल सिलेबस को, क्या क्या इसमें पार्ट रहते हैं, कितने पार्ट रहते हैं और किसमें क्या क्या सिलेबस रहता है. देन उसके बाद सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, हर सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आपको टेक्निकल में रहते हैं, जनरल स्टडीज़ में, रीजनिंग में रहते हैं. ये सारी चीज़ हम देखेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल बी टेलिंग यू योर टारगेट. आपका टारगेट कितना रहना चाहिए, कट ऑफ कितना जाता है और कितना आपको टारगेट करना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. सो विल स्टार्ट दिस वीडियो. सो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं नोटिफिकेशन इसका आ चुका है एंड 12 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके भरने शुरू हो चुके हैं एंड लास्ट डेट इज 2 सितंबर. सो अगर अब तक आपने ये फॉर्म नहीं भरा है, सो जस्ट गो टू द वेबसाइट एंड फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ SSC JEE इफ यू वांट टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर एग्जाम. 2 पार्ट में ये एग्जाम होती है, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 जो है डेट विल बी कंडक्टेड ऑन नवंबर 2022 और पेपर 2 की डेट अभी तक नहीं आई है. इट विल बी नोटिफाइड लेटर. ओके, नाउ अब दो डिफरेंट पेपर्स आपको मिलते हैं. मैं आपको एक ग्राफिकल फॉर्म में पहले दिखा देता हूँ. ये 2 डिफरेंट पेपर्स आपको मिलते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. जैसा मैंने आपको बताया, पेपर 1 जो रहता है डेट इज ऑफ 200 मार्क्स. पेपर 1 जो आपको मिलता है ये 200 मार्क्स का मिलता है. 200 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं और जो टोटल टाइम लिमिट आपकी रहती है डेट इज 120 मिनट. 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस, 120 मिनट. ओके, इस पेपर 1 के फर्दर 2 पार्ट होते हैं. पेपर 2 में हम आएंगे. अब ऑब्वियसली जो पेपर 1 क्वालिफाई करेगा उसके लिए फिर पेपर 2 रहता है. हर कोई पेपर 2 में अलाउ नहीं रहता है. जो पेपर 1 की क्वालिफिकेशन लिस्ट आती है वो लोग फिर पेपर 2 अटेम्प्ट करते हैं. पेपर 1 में फर्दर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. 2 डिफरेंट पार्ट रहते हैं. फर्स्ट होता है टेक्निकल का और सेकंड होता है नॉन टेक्निकल का. टोटल 200 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपको पूरे मिल जाते हैं टेक्निकल के. 100 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल के मिलते हैं. अगर आप मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं या सिविल से हैं तो रिस्पेक्टिव ब्रांच के आपको 100 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल पार्ट के आपको मिलेंगे. देन उसके बाद नॉन टेक्निकल में फर्दर 2 पार्ट आते हैं. फर्स्ट इज रीजनिंग. पहला पार्ट है आपका रीजनिंग जिसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं और दूसरा पार्ट है आपका जनरल स्टडीज जिसमें फर्दर 50 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं. तो ये आपका टोटल 200 मार्क्स की आपकी टोटल टेस्ट होती है. टोटल ये पेपर 1 होता है. देन उसके बाद हम आ जाते हैं पेपर नंबर 2 में. ये पेपर 2 होता है फॉर द वन हु क्वालिफाई पेपर 1 एग्जाम. देन उनके बाद पेपर 2 जो होता है वो प्रॉपर पेन पेपर टाइप होता है. ये वाली जो टेस्ट होती है ये CBT बेस्ड टेस्ट रहती है. पेपर 1 जो आपका रहता है डेट इज CBT बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहती है. कंप्यूटर में एग्जाम होती है आपकी. ये जो आपका रहता है प्रॉपर पेपर पेन, जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते हैं, कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, तो ये पेपर 2 आपको मिलता है. और प्योर टेक्निकल रहता है, मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल में रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में. 300 मार्क्स का आपका ये रहता है एंड देन 2 आवर्स का इसमें आपको टाइम मिलता है. टोटल क्वेश्चंस आपको कितने मिलते हैं? टोटल आपको 5 क्वेश्चन रहते हैं. हर एक क्वेश्चन के 4-4 पार्ट रहते हैं. तो टोटल 20 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं पेपर 2 में. ओके, थोड़ा सा और इसको आज मैं डिटेल में आपको फिर से बता देता हूँ. पेपर 1 एंड पेपर 2. सो ये जैसे मैंने आपको बताया, जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग आप इसको बोल सकते हैं, 50 क्वेश्चंस, सब 1 मार्क के क्वेश्चंस है. ओके, एंड टोटल जो टेक्निकल है ये 100 मार्क्स. टोटल आपको जो टाइम मिलेगा डेट इज 2 आवर्स. यस, ओके. देन उसके बाद 2 पार्ट में इसके रहते हैं. फर्स्ट पेपर जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं पेपर 1 में. ये 4 पार्ट रहते हैं. देन डिस्क्रिप्टिव में आपका सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग रहेगा. इसमें आपका जनरल स्टडीज़ या फिर रीजनिंग आपको इसमें नहीं मिलता है. ये CBT बेस्ड टेस्ट रहती है. ये पेन एंड पेपर मोड टेस्ट रहती है. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कितना टारगेट आपको करना चाहिए, कितने मार्क्स आपको टारगेट करना चाहिए, कट ऑफ कितना जाता है. तो कट ऑफ तो दोस्तों पेपर 1 का जो कट ऑफ है डेट वाज अप्रॉक्सीमेटली, लास्ट जो कट ऑफ गया था 120 to 130 मार्क्स के आसपास जाता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए. रिजर्व के लिए थोड़ा सा और 90 to 100
तक के जाता है। ओके, बट आपको जो टारगेट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर 1, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ओवरऑल कट ऑफ मिलता है, पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के ओवरऑल कट ऑफ की लिस्ट लास्ट में आपको मिलती है और उसी के बेसिस में सिलेक्शन होते हैं। सो बेटर इज, और पेपर 2 के कंपैरिजन में पेपर 1 में स्कोर करना ईजी रहता है। सो बेटर इज टू स्कोर मोर इन दिस पर्टिकुलर पेपर 1, और इसमें जो आपका टारगेट रहना चाहिए दैट इज एटलीस्ट कम से कम आप 150 प्लस मार्क्स इसमें आप टारगेट करके चलिए। 150 टू 160 मार्क्स भी अगर आप टारगेट करते हैं तो डेट इज़ मोर देन इनफ। 120 टू 130 के ऊपर में सिलेक्शंस हो जाते हैं, ऑब्वियसली डिपेंड ऑन ईयर ऑन ईयर सिलेक्शन। और ये 150 मार्क्स में रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में मत जाओ, आप एटलीस्ट 150 मार्क्स आप खुद का टारगेट करके चलो। और जो कट ऑफ जो जाता है 120 130 वो नॉर्मलाइज मार्क्स आते हैं, तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको हायर टारगेट ही हमको करना है, एटलीस्ट 150 टू 160 मार्क्स का आप इसमें टारगेट करके चलिए। अब इसमें आप बोलेंगे सर कैसे कैसे कर सकते हैं, तो देखिए टेक्निकल क्वेश्चंस में आपके 100 टेक्निकल में आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं, तो इस 100 क्वेश्चंस में एटलीस्ट आप 75 क्वेश्चंस आपको टारगेट करके चलना है। 75 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपका सही होना चाहिए, ठीक है। और रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 50 में एटलीस्ट आप 45 भी इसमें कर सकते हैं, इसमें एक्यूरेसी अच्छी होती है रीजनिंग में, तो इसमें एटलीस्ट आप 45 इसमें कर सकते हैं। एंड देन जनरल स्टडीज़ में इंजीनियर्स को लोग को थोड़ी सी मुश्किल जाती है जनरल स्टडीज़ में, क्योंकि इसमें आपका जनरल नॉलेज रहता है, जनरल साइंस रहता है, इसका सिलेबस भी मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स रहता है। ओके, बट इसमें भी आपको एटलीस्ट 35 प्लस मार्क्स आपको इसमें टारगेट करके चलना है। ओके, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 150-160 मार्क्स के आसपास आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। नाउ यू में से कि सर किस तरह से करें इसमें, तो ये देखिए जनरल स्टडीज़ में मैंने आपको बताया। अच्छा, दूसरे कई लोग पूछते हैं कि सर जनरल स्टडीज़ पढ़ना ज़रूरी है क्या, क्योंकि हम लोग को एज एन इंजीनियर मैं भी जानता हूँ हम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है जनरल स्टडीज़ पढ़ना। ओके, तो लेकिन जनरल स्टडीज़ को कभी भी छोड़ना मत दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि यही जो वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इन द सेंस कि सबसे ईजिली सबसे कम टाइम में आप इसी को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो पूरा पेपर है दोस्तों, ये टाइम का ही है। जो पेपर 1 की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा टाइम का खेल है और कुछ नहीं है। ओके, आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है इन 120 मिनट्स। और क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम अच्छा रहे तो आप 170-180 मार्क्स तक भी आप ला सकते हैं, आई नो। ओके, बट जो मेन लिमिटेशन रहती है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम की ही रहती है। ओके, तो इसमें आपको टाइम में ही जीतना है। तो टाइम में जीतने का सबसे अच्छा तरीका है आपका जनरल स्टडीज़, और ये करंट अफेयर आपका अच्छा हो। करंट अफेयर के तो हार्डली 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बाकी जनरल स्टडीज़ के आते हैं, उसका ही मैं सिलेबस आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसको आप देख के तुरंत टिक कर सकते हैं, आपको कुछ भी अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें दो ही चीज़ होती है, ठीक है। रीजनिंग में ऑब्वियसली आपको वो बनाना पड़ता है, बट रीजनिंग में एक चीज़ अच्छी होती है कि एक बार आप बना लेते हैं तो एक्यूरेसी उसमें अच्छी रहती है, तो इसलिए रीजनिंग में इसलिए ज़्यादा आप मार्क्स उसमें टारगेट कर सकते हैं। और टेक्निकल, ऑब्वियसली टेक्निकल तो हमारा रहना ही चाहिए स्ट्रॉन्ग पार्ट, क्योंकि सेम टेक्निकल हमको पेपर 2 में भी काम आएगा। अगर आपका टेक्निकल वीक है तो आप वो नहीं कर सकते, तो इसलिए कोई भी पार्ट छोड़ने का नहीं है। कहने का मतलब ये है, रीजनिंग भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है, जनरल स्टडीज़ भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है, और टेक्निकल तो खैर है ही। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू मस्ट प्लान योर स्टडीज़ फॉर पेपर 1। एटलीस्ट इतने मार्क्स आपको कम से कम टारगेट करके चलने हैं। देन हम आ जाते हैं पेपर 2 में, और ये जो टोटल जो कट ऑफ जाता है, टोटल आपका 300 प्लस 200, ये 200 मार्क्स का, ये 300 मार्क्स का, 500 मार्क्स का टोटल। आप इसमें टोटल इसमें एटलीस्ट आप 350 मार्क्स आप इसमें टारगेट करके चलिए। 350 प्लस मार्क्स, 300 टू 350 मार्क्स तक आपको इसमें टारगेट करना है। ओके, इसमें एटलीस्ट 200 मार्क्स, 200 टू 250 मार्क्स तक आप इसमें टारगेट कर सकते हैं। ओके, और ओवरऑल जो आपका रहेगा वो आपका एटलीस्ट 350 प्लस मार्क्स का आपका ओवरऑल इसमें रहना चाहिए। गेटिंग दिस? ओके, अब इसमें क्या रहेंगे, टोटल 300 मार्क्स के रहेंगे, मैंने आपको बताया 2 घंटे का रहेगा, 5 into 4 20 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम इसके सिलेबस में। ओके, जनरल इंटेलिजेंस के सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का देख लेते हैं। तो ये जैसा रीजनिंग आप पढ़ते आए हैं, हो सकता है बहुत सारी एग्जाम्स के लिए भी आप पढ़ रहे हो, तो सेम रीजनिंग काम आता है आपका। क्लासिफिकेशन, देन एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, देन मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, ब्लड रिलेशन, देन सीरीज के क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग के, नॉन वर्बल रीजनिंग के, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स। ओके, तो ये सारे हैं
जनरल रीजनिंग के। देन जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि क्या क्या चीज़ की जाए, तो ज़्यादा आपको जो फोकस करना है, ऑब्वियसली सारी चीज़ हमको करना है। अच्छा, जनरल रीजनिंग आपको पढ़ना कहाँ से है, तो आप वीडियो लेक्चर्स रिफर कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली बुक्स भी रिफर कर सकते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग के, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आप SSC CGG की CGL की जो एग्जाम होती है उसको भी ले सकते हैं, प्लस SSC JEE की एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। मेन जो है इसमें प्रैक्टिस का खेल है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे, रोज़ के आप उसमें क्वेश्चंस फिक्स करके बैठिए कि आज एटलीस्ट मेरे को इतने आवर्स में 2 आवर में एटलीस्ट मेरे को 120 क्वेश्चंस लगाने हैं। डेली का आप ये अपना टारगेट रखिए। एक कभी हो सकता है आप सिर्फ टेक्निकल के लगाइए, कभी सिर्फ रीजनिंग के लगाइए, कभी सिर्फ जनरल स्टडीज़ के लगाइए, लेकिन ये टारगेट आपको रखना है जब भी आप बैठ रहे हैं, टाइम लिमिटेशन के साथ बैठिए, क्योंकि पूरा खेल जो रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो रहता है इसमें टाइम का। ओके, तो ये हुआ हमारा जनरल रीजनिंग का। देन उसके बाद जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस में भी आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। SSC JEE की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल रहती है, उसमें से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें आप ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करिए, उसमें भी आप क्वेश्चंस के फॉर्म में ही करिए। उसमें अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और ल्यूसेंट वगैरह की कई सारी बुक्स आती है, बट उसमें कोशिश ये करना है हमको कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और प्रीवियस ईयर के जितने SSC CGL में जो आए हुए हैं या फिर SSC JEE में जो क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप कोशिश करिए सॉल्व करने की। ओके, तो ये हुआ हमारा दिस इज ऑफ फॉर जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक एंड जनरल नॉलेज। देन उसके बाद साइंस के, देन करंट अफेयर्स के एटलीस्ट 5 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स आप कैसे कर सकते हैं कि आप इंटरनेट में देख लेंगे, यूट्यूब में देख लेंगे, तो बहुत सारे लोग 6-6 महीने के करंट अफेयर्स डिलीवर करते हैं। तो जब भी आपकी एग्जाम रहेगी, कुछ दिन पहले आप पिछले 6 महीने का या 1 साल का करंट अफेयर एटलीस्ट आप उसको देख लीजिए। या रेगुलरली भी अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारे चैनल्स रहते हैं, जैसे एक वर्ल्ड अफेयर एक काफ़ी अच्छा चैनल है, एक स्टडी IQ के चैनल है। तो ये लोग रेगुलरली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ डालते रहते हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप रेगुलरली देखते रहेंगे तो करंट अफेयर आपका मजबूत रहेगा। ओके, देन उसके बाद हिस्ट्री को आप इग्नोर मत करिए। हिस्ट्री से आते हैं क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एटलीस्ट इतने टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक्स वगैरह से थोड़े से कम आते हैं। ओके, तो ये पहले आप एनालिसिस कर लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से हमको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, और उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक को आप कोशिश करिए कि ज़्यादा करें। ओके, तो साइंस से रहते हैं, आपके करंट अफेयर से रहते हैं, हिस्ट्री से रहते हैं, ज्योग्राफी से रहते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द मैकेनिकल सिलेबस, टेक्निकल सिलेबस की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम पेपर 1 की बात करेंगे, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंस है। पेपर 2 में थोड़ा सा सिलेबस आपका और बढ़ जाता है, पेपर 1 में लिमिटेड सिलेबस रहता है। ओके, तो अब पेपर 1 में क्या क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिज़ाइन, देन IC इंजन एंड कंबशन, देन एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। ये भले एक लाइन में लिख दिया है, बट ये अपने आप में पूरा चैप्टर होता है, आप जानते होंगे। एक पूरा सब्जेक्ट रहता है। थ्योरी ऑफ मशीन्स तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, मशीन डिज़ाइन एक पूरा सब्जेक्ट है, उसको उसने एक पार्ट में लेके आ गया। ओके, ये एक पार्ट में लाता है कि ताकि वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से हो सके। ठीक है, अभी मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से आप टेक्निकल क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, देन उसके बाद आपका IC इंजन, देन एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, IC इंजन का ही पार्ट है। IC इंजन परफॉर्मेंस, ये तीनों चीज़ आपकी IC इंजन की ही है। देन उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बॉयलर्स, देन IC इंजन कूलिंग एंड लिब्रिकेशन। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स, देन रेनकाइन साइकिल, स्पेसिफिकेशन, ये सारे आपके थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में आपको मिल जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ आ गया आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया। सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में आ गया। फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका। हाइड्रोलिक टर्बाइंस भी फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको मिल जाएगा। देन बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, ओके, ये एक मटेरियल साइंस का प्रोडक्शन का टॉपिक है। देन उसके बाद डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, देन फ्लूइड प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, ओके, एयर कंप्रेसर एंड देयर साइकिल्स, ओके, तो ये रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये थर्मोडायनेमिक्स का आ गया। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आपको मिलते हैं। ओके, देन उसके बाद अगेन फ्लूइड स्टैटिक्स, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स का है, वो सब आगे पीछे दिए रहते हैं, इन लोगों का सिलेबस का कोई वो नहीं रहता है। देन मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है। देन उसके बाद नोजल्स एंड स्टीम टर्बाइन, ये आपका अगेन थर्मोडायनेमिक्स आ गया, रेफ्रिजरेशन प्लांट थर्मोडायनेमिक्स आ गया, एंड देन फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये आपका सिलेबस हो गया टेक्निकल पार्ट का। ओके, करना किस तरह से है, तो कोई भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक तो आप ले लीजिए। SN गेट एकेडमी के आप एप्लीकेशन में भी जाएंगे तो वहाँ बहुत जल्द इसकी टेस्ट सीरीज भी रिलीज होने वाली है, और प्रीवियस ईयर के आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी SSC
जेईई के मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी पब्लिशर्स जो है वो बुक्स निकालते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप एटलीस्ट कर लीजिए। किसके किसके कर सकते हैं? एसएससी जेईई के कर सकते हैं, आरआरबी के कर सकते हैं, जितने भी पीएसयूज़ की एग्जाम्स होती है उसमें उन एग्जाम्स के आप आसानी से कर सकते हैं। या फिर पीएससीज़ की जो स्टेट पीएससीज़ की भी जो एग्जाम्स होती है उसमें के भी बुक्स आप ले सकते हैं और उसमें के भी क्वेश्चंस आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। कंसेप्ट्स में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत इसमें नहीं रहती है। ऑब्वियसली कंसेप्ट्स पेपर 2 में आपको नो डाउट बहुत काम आता है। पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो कंसेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। आपको सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना है। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है। एक बार का पढ़ने के लिए अच्छा है कि कंसेप्ट के साथ आप पढ़ते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने बहुत इजी हो जाते हैं, नो डाउट। तो पहले आप कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, देन उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाइए एंड देन उसके बाद उसी के आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप उसके सॉल्व कर सकते हैं फॉर पेपर 2, अगर आप आगे पेपर 2 के लिए प्लान करेंगे तो। ओके, सो राइट। ओके, तो ये पेपर 2 का पैटर्न मैंने आपको बताया, टोटल 300 मार्क्स एंड 2 आवर्स। ओके, जनरल इंजीनियरिंग के, राइट, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा पेपर 2 का सिलेबस। ये सिलेबस थोड़ा सा इसमें वास्ट हो जाता है पेपर 2 के लिए। अभी पेपर 2 में आपको क्या क्या रहेगा और क्या क्या डिफरेंस है, अब ये थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन बोल दिया है तो उसी का डिटेल में इसको बता दिया है। कंसेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, देन 4 बार लिंकेज, लिंक मोशन, फ्लाई व्हील्स, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, देन पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट, वी बेल्ट हो गया, फ्लैट बेल्ट हो गया, क्लचेस हो गया। ओके, देन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, कॉमन टॉपिक है फ्रिक्शन, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, देन इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट, ये सारी चीज़ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको मिल जाती है। ओके, देन थर्मल इंजीनियरिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये कभी भी ये लोग ना एक चीज़ ध्यान देना कि एसएससी वाले इंडिकेटिव सिलेबस लिखते हैं, कभी भी इसको सिलेबस नहीं लिखते हैं। आप उनके बुकलेट में भी देखेंगे नोटिफिकेशन में इंडिकेटिव सिलेबस। इंडिकेटिव सिलेबस मतलब ठीक है ये तो है ही, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते कि इसके बाहर से नहीं आएगा क्योंकि ये इंडिकेटिव सिलेबस है, ठीक है। तो मैकेनिकल में जो भी आता है आप पुराने पेपर्स छानिए, पीएससी वगैरह के पेपर्स में जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें। आप यहाँ पर लड़ने मत बैठ जाना उनसे कि भाई ये आपने ये तो सिलेबस में दिया ही नहीं, इसको आप कैसे देते। तो दीज आर इंडिकेटिव सिलेबस, बट सिलेबस आपका सब एग्जाम्स के लिए सेम रहता है। जितने भी पीएससी की एग्जाम्स आप देते हैं, पीएसयूज़ की एग्जाम्स जो देते हैं या फिर गेट की आईएएस की एग्जाम्स जो देते हैं उसमें ऑलमोस्ट जो सिलेबस रहता है वो सेम रहता है। कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें प्लस रहे, कुछ माइनस रहे। ओके, तो ये हुआ हमारा थर्मल इंजीनियरिंग, रैंकाइन साइकिल एंड देन बॉयलर्स इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। फ्लूइड मैकेनिक्स, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, देन मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, ये सारे टॉपिक जो है जो लोग ऑलरेडी गेट एग्जाम की या आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ईजी रहेगी क्योंकि ऑलरेडी आप ये सारी चीज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ अब बहुत ज़रूरी पार्ट में आ जाते हैं हम, डेट इज़ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखेंगे किस तरह से इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। टेक्निकल के मैं बता रहा हूँ, तो टेक्निकल में आप देखेंगे एक दो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, फिर मैं ओवरऑल सबका एवरेज आपको दिखा दूंगा और इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसकी आपको पीडीएफ भी साथ में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने कहा था कि आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मिलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से ही मिलते हैं। कोई भी ईयर का आप पेपर उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड अकॉर्डिंगली ओके, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, पावर प्लांट वगैरह से भी रहते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बताने से अच्छा मैं आपको ओवरऑल इसकी एनालिसिस बता देता हूँ कि कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से ये पिछले 5 साल की एनालिसिस है, पिछले 5 पेपर्स की एनालिसिस है, एवरेज मार्क्स इसमें निकाला गया है, तो एक कंप्लीट आइडिया आपको इसमें हो जाएगी। फ्लूइड मैकेनिक्स 28%, ऑलमोस्ट 28% क्वेश्चन जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं। ये बहुत होता है, कम नहीं होता है। ओके, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप एटलीस्ट 28 मार्क्स आपको उसमें से मिल सकते हैं। यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको मिल जाते हैं 5.3%, देन थ्योरी ऑफ मशीन से 4.5%, देन थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है 10.6%, ओके। देन उसके बाद हीट ट्रांसफर 2.6%, देन उसके बाद आपका आता है आईसी इंजन 10.1%, ठीक है। अब ये आईसी इंजन और थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप कंबाइन कर लेते हैं, ये आईसी इंजन एंड ये थर्मोडायनेमिक्स, तो ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट आपके कितने हो गए, मतलब थर्मोडायनेमिक्स है और उसका एप्लीकेशन ही है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का आपका हो गया। देन उसके बाद आईसी इंजन के बाद प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 4.5%। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इसमें कम रहता है, आपके जो पेपर 2 रहता है उसमें आपका अलग से प्रोडक्शन का पार्ट रहता है। पेपर 1 में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, स्टील स्ट्रक्चर के बारे में ही आता है। देन पावर प्लांट, ये देखिए ये तीन आपका, ये जो 3 चीज़ है ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का ही एप्लीकेशन है। ये थर्मोडायनेमिक्स हो गया 10.6, देन आईसी इंजन हो गया 10.1, देन पावर प्लांट, तो ये भी आपका ऑलमोस्ट 40 मार्क्स ये कवर कर रहा है। तो ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 28। तो यहाँ से आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि आपको आखिर करना क्या है।
40 + 28 ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट से, एक फ्लूइड मैकेनिक्स मशीनरी, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट, नो डाउट उसका पावर प्लांट और ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। देन उसके बाद पावर प्लांट हो गया आपका, पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पावर प्लांट मत छोड़ना, रैंकाइन साइकिल का। देन उसके बाद मशीन डिज़ाइन 1 पॉइंट, ये सब बाकी जो छोटे मोटे एप्लीकेशन पार्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ एप्लीकेशन पार्ट से कभी भी क्वेश्चंस कम आते हैं एज कम्पेयर टू द बेसिक पार्ट। तो बेसिक आपका जैसे थर्मोडायनेमिक्स इज द बेसिक से उसको ज़्यादा मिलेंगे, एप्लीकेशन से आपको मशीन डिज़ाइन हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, इससे कम रहते हैं। देन उसके बाद आ गया आपका RAC, अच्छा ये भी आप थर्मोडायनेमिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये 6 मार्क्स का और हो गया, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का ही एप्लीकेशन पार्ट है, ओके। तो ये 6 मार्क्स का और हो गया आपका। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल से नहीं आते हैं, कभी क्वेश्चंस आए नहीं, पिछले 5 साल में तो नहीं आए। देन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 2.5%, तो ये दिस पर्टिकुलर टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए एंड यू मस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ओके। सो आई गेस दोस्तों कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में, SSC JEE की प्रिपरेशन में, और आपकी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करने में। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करना ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा पढ़नी है, किस में ज़्यादा फोकस करना है, किस में कम फोकस करना है, ओके। सो ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत से वीडियोज़ आगे चल के आपको मिलने वाले हैं और बहुत सी प्रिपरेशन की मटेरियल्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो आप हमारे एप्लीकेशन को गेट लेक्चर्स फॉर मैकेनिकल फ्रॉम प्ले स्टोर, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे आपको प्रिपरेशन टिप्स और बहुत सारे स्टडी के कंटेंट्स आपको उसमें मिलेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जो भी क्वेश्चंस है, आपकी क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।